आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, स्वागत आप सभी का रेडियो डॉक्टर में, वो शो जो ये प्रयास करता है कि आपके साथ जुड़ा रहे और आपके साथ वो जानकारी लेकर के आए जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरी हो, और ऐसा चाहता है कि आपके जीवन में सदा रोशनी हो और आपकी आंखों में वो जो नूर है ना, वो जो सपने तैरते हैं ना, वो बिल्कुल साकार हो। यही तो प्रयास है आकाशवाणी के इस खास शो का जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर। और हम जानते हैं कि इन दिनों हमारे देश में मनाया जा रहा है ब्लाइंडनेस वीक, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ये जो वीक है ना, कैसे ब्लाइंडनेस या अंधापन को दूर किया जाए, तो इस पर जो प्रयास हो रहे हैं उस पर आज हम विशेष फोकस करेंगे। इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट आई सर्जन डॉक्टर अनुराग नरूला। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद शैली मैम। सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और ऑल इंडिया रेडियो का धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये जो टॉपिक आज चूज़ करा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक हमारी 1 से 7 तारीख तक है, 7 अप्रैल तक है। और इस वीक के अलावा भी हम बहुत महीना भी करते हैं, एक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस मंथ भी करते हैं, डेज भी होता है। तो ये जो प्रयास सरकार करती है, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, ये प्रयास इसीलिए किया जाता है कि जो ब्लाइंडनेस, अंधेपन के जो कारण हैं जिनको रोका जा सकता है, मेनली उनके लिए जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस कहलाते हैं, तो उनके लिए ये प्रयास किए जाते हैं। जी बिल्कुल, हम समझेंगे डॉक्टर अनुराग नरूला से कि कितनी गहन समस्या है ये, कितनी स्थिति गंभीर है, आंकड़े क्या कहते हैं। और टॉपिक समझ गए ना, टॉपिक है इस बार ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक। इससे जुड़ा सवाल आपके जहन में जो भी आता है लिख दीजिए। और आज रेडियो डॉक्टर में एक विशेष प्रयास हो रहा है कि हम ब्लाइंडनेस पर बात कर सके, क्योंकि पूरा देश मना रहा है ब्लाइंडनेस को कैसे प्रिवेंट करे। इस पूरे हफ्ते ये प्रयास चल रहा है और इसलिए हमारे साथ डॉक्टर अनुराग नरूला स्टूडियो में हैं। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, एक कॉल आ गया है अलीगढ़ से, जितेंद्र जी का कॉल आया है, इनसे बात करते हैं। नमस्ते जितेंद्र जी, बताइए क्या समस्या है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं जितेंद्र 2 सारसी, ग्राम मऊ, तहसील खैर, जिला हरिगढ़ से। जी जितेंद्र जी, पहले तो ब्लाइंडनेस सभी श्रोताओं को और सभी प्रस्तुतकर्ताओं को और सभी चिकित्सकों को शुभकामना देना चाहूंगा। जी हाँ, सवाल कीजिए। तो इतना अच्छा टॉपिक आज लिया है ऑल इंडिया रेडियो में। जी। अब मेरे 3 सवाल हैं सर जी। पहला सवाल तो मेरा ये है, मेरी आई की 11 सर्जरी हो चुकी है, गुरु नानक आई सेंटर, गांधी आई, अलीगढ़। अब सर मेरे काला पानी था, अब मेरा क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, मेरा जैसा इलाज है क्या? जी, तो मैं पहले आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। आपने शायद एक बार पहले भी हमें कॉल करा था। हाँ, जनवरी में किया था सर कॉल। जी। तो उस समय भी मैंने आपको बोला था, देखिए जो ये काला पानी जो बोल रहे हैं वो काला मोतिया बोला होगा उन्होंने, ग्लोकोमा होता है। तो इसमें आंख का प्रेशर बड़ा होता है और जो आंख की नस है उस पे असर आता है, बड़े प्रेशर के कारण या और भी कारण होते हैं। तो धीरे धीरे नस सूखती जाती है। अब जो 11 ऑपरेशन आप बता रहे, हो सकता है कि उसमें से कोई छोटे ऑपरेशन लेजर वाले भी हुए हों या बड़े ऑपरेशन हुए हों। तो लेजर वाले हुए सर, जो जाला आ जाता है। जी। तो अब जैसे आपका सवाल है कि आपका अब आगे क्या हो सकता है, तो मैंने आपको शायद पिछली बार ही बोला था कि नस की ताकत कितनी बची है वो उसके टेस्ट होते हैं। उसका सबसे कॉमन एक टेस्ट होता है VEP। तो वो जो भी आप अस्पताल जहाँ से भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो वहाँ से एक बार ये VEP करके टेस्ट होता है, वो करवा लीजिए। उसमें पता चल जाएगा हमें कि जो आँख में जो नस है उसकी कितनी ताकत बाकी बची है, तो उस हिसाब से हम आगे अपना प्रयास कर सकते हैं। तो ये एम्स के डॉक्टर थे जीवन सिंह तित्याल जी, उन्होंने बोला था कि हमारे पास आ जाइए, अगर नस भी ब्लॉकेज हो गई है तो उसका भी हम ट्रीटमेंट है हमारे पास। जी, तो ये सही है सर बात? वो एक बार जब आपका एग्जामिन कर लेंगे, जब टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही हम कोई ओपिनियन दे पाएंगे। और डॉक्टर टिटियाल बहुत फेमस, बहुत ही मतलब सीनियर डॉक्टर है, तो उन्होंने अगर कुछ बताया होगा तो आप एक बार जाके उनसे मिलिए, रिपोर्टें कराइए और फिर आगे अपना इलाज कराइए। डॉक्टर साहब, ये जो ब्लाइंडनेस की समस्या है कितनी वाइड स्प्रेड है और हमारे देश में बहुत ही एक कंसर्न है, एक इशू बन गया है। देखिए, ब्लाइंडनेस में ना जो हमारा फोकस इस वीक में रहता है वो मेनली रहता है जो प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं जी। तो उसके अंदर हम सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कैटरैक्ट आता है, जो सफ़ेद मोतिया होता है जी। तो ये एक बीमारी ना होकर एक एज रिलेटेड चीज़ है जिसके बारे में अगर हम स्क्रीनिंग करें, हमारी इस वीक का बेसिकली मकसद यही होता है कि जो हम स्क्रीनिंग बढ़ाएं,
लोगों की एजुकेशन बढ़ाएं कि वो अपनी आँखों की जो प्रॉब्लम है उसके प्रति जागरूक हों, अपना फ्रीक्वेंट चेकअप करवाएं। जो लोअर लेवल या ग्रास रूट लेवल पे वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करें जिससे डिजीज स्क्रीन हो पाए और हमारे पास जो रेफरल हैं टाइमली आए जिससे पहले प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो इसमें कुछ कुछ जो बीमारियां हैं जिन पे हमारा फोकस मेनली वो रहता है वो होती हैं कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर्स। ग्लोकोमा जो काला मोतिया जो अभी जिनका कॉल आया था उनको ये बीमारी रही शायद। रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं जो चश्मे की प्रॉब्लम है। लोग चश्मा मतलब सबसे हम जो देखते हैं कॉमन के लोगों का नंबर होता है चश्मा नहीं लगा रहे होते, उसके कारण हेडेक रहना, काम में परेशानियां, ये भी एक प्रकार की ब्लाइंडनेस होती है। उसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ये कुछ कॉमन कारण है जो बहुत ही प्रेवलेंट है इस समय और जिनका अगर हम अप्रोप्रिएट जल्दी पकड़ में कर पाए तो उनका ट्रीटमेंट काफी अप्रोप्रिएट लेवल पे हो पाएगा। इन कारणों को आज समझेंगे रेडियो डॉक्टर में और क्या उपचार हो सकता है, किस तरह हो सकता है, कहाँ जा सकते हैं। अपने सवालों के साथ जुड़िए आज रेडियो डॉक्टर में और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? परिचय दीजिए और सवाल कीजिए। मेरा नाम किशन लाल है जी, 75 ईयर ओल्ड। जी किशन जी, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है जी, एक जो मेरी राइट आंख है एक तो उसमें मुझे बहुत कम दिखता है। जी किशन जी। और सर डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार किशन जी, नमस्कार। एक तरफ जी उसमें पानी बहुत आता है, दोनों आंखों में खुजली होती रहती है, कई बार दर्द भी होता है। जी किशन जी। चश्मा है लगाया हुआ जी मैंने। जी जी। अब बताइए जी आप। तो देखिए अगर आपको चश्मे के बावजूद भी कम दिख रहा है तो आपकी हाँ जी एक्चुअली क्या के अखबार तो मैं बगैर चश्मे के पढ़ लेता हूँ, मेरे दूर की नजर कमजोर है। जी 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 किशन जी, जैसे आपने प्रॉब्लम बताई तो जो हमें जितना समझ आ रहा है जो मैं बीमारी बताई थी सफेद मोतिया कैटरैक्ट, तो उसके अंदर क्या होता है शुरू में जो हमारा नेचुरल लेंस होता है आंख का वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उम्र के साथ साथ वो धीरे धीरे सफेद होने लगता है, ओपेक होने लगता है। तो इसमें जो पेशेंट कॉमन प्रॉब्लम ये बोलते हैं कि सर दूर का कम दिखने लग गया चश्मे के साथ भी, बट पास का थोड़ा हमें बेहतर दिख रहा है। तो इसको कभी कभी हम सेकंड साइट भी बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो समझ आ रहा है हमें आपके सिम्टम से जो आपने बताए आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके सफ़ेद मोतिया डेवलप हो रहा है। तो शुरू में तो ये आपके पास के लिए मदद करेगा, बट इवेंचुअली आपका आगे चल के पास दूर की दोनों रोशनी अफेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले मेरा आपको राय यही रहेगी, पास में कोई भी अच्छे आई डॉक्टर या आई सेंटर हैं उनके पास जाइए, एक बार अपना मोतिया के लिए चेकअप करवाइए। और इसके अलावा कहीं आपको शुगर या बीपी तो नहीं है? नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो अपना मोतिया के लिए चेक करवाइए। और दूसरा, आंख के पर्दे में उम्र रिलेटेड चेंजेस होते हैं जिसको हम ARMD कहते हैं, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन। तो हमारे जो आजकल वीक हो रहा है इसमें ये भी एक डिजीज है जिसपे हमारा फोकस है। तो जिनकी उम्र 60 से ऊपर होती है, देखिए पहले इतना फोकस में ये बीमारी नहीं होती थी क्योंकि हमारी जो जीवन की वो थी वो कम होती थी। आजकल 90, 80, 95 तक लोग आराम से जी रहे हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है हमारी। तो इसीलिए जो ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं हमारे पर्दे में ये हमें फ्रीक्वेंटली दिखने लग गए हैं, तो इनका भी हमारे पास इलाज उपलब्ध है। तो मेनली इन दो कारणों के लिए, अपना मोतिये के लिए और ये ARMD जो मैंने बोला, इसके लिए आप अपना चेकअप करवाइए। सर आपके यहाँ आ सकते हैं? हमारे यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आइए, सफदरजंग अस्पताल आइए। ऑल राइट। और फिलहाल सफदरजंग हॉस्पिटल से हमारे साथ यहाँ बैठे हैं डॉक्टर अनुराग नरूला। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ये वीक मनाया जा रहा है, तो आपने डॉक्टर साहब अभी बताया एज रिलेटेड कई सारी बीमारियां उसका ऑनसेट होने लगता है। महसूस एहसास कैसे होता है, अनुभव क्या होना चाहिए कि हम जाएं अब डॉक्टर को दिखाना शुरू करें? देखिए सबसे पहले तो आपको सबसे कॉमन सिम्टम जो इन सभी बीमारियों में होता है वो होता है ब्लरिंग ऑफ विजन, आपकी जो रोशनी है वो धुंधलापन दिखने लगता है। दूसरा जो इसमें एक कॉज था रिफ्रैक्टिव एरर, चश्मे की जरूरत। उसमें क्या होता है जब हम यंग होते हैं तो थोड़ा बहुत चश्मे का नंबर हमारी मांसपेशियां जो आंख की होती हैं वो कवर अप कर लेती हैं, बट एज के साथ साथ ये मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो चश्मे की रिक्वायरमेंट जो हमें पहले से थी वो हमें बाद में पता चलती है कि हाँ थी और अब हमें चश्मा लगा लेना चाहिए। इसके अलावा काले मोतिये में और भी सिम्टम्स होते हैं। जो एक बीमारी मैंने बताई काला मोतिया, उसमें आंख लाल पड़ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, ये भी है। इसके अलावा जो डायबिटिक रेटिनोपैथी मैंने बताई आपको, तो हमारी रिकमेंडेशन यही होती है जो सारे शुगर के और बीपी के मरीज होते हैं उनको सालाना
आइडियली तो हर 6 महीने में, बट सालाना एक बार अपना पर्दे का चेकअप करवा लेना चाहिए, चाहे उनको कोई प्रॉब्लम हो या नहीं हो, क्योंकि इनमें धीरे धीरे आंख की नसों में जिनका कंट्रोल नहीं है शुगर या बीपी, तो आंख के पर्दे की जो वेसल्स होती हैं उनमें बदलाव आने लगता है, तो कल को पर्दे में खून आना, पर्दा उखड़ जाना, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो सारे डायबिटिक्स और सारे हाइपरटेंसिव्स को इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं दोबारा ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग चाहे कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, बट अपना पर्दे का एक चेकअप आप एनुअली या बेटर रहेगा कि 6 महीने में एक बार करा लिया करें। राइट, चलते हैं एक सवाल की तरफ। हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी उम्र है 50 साल जी, और बचपन से ही मेरे को रात को नहीं दिखाई देता था अंधेरे में। जी जी जी। और तारे वारे या लाइट के चांदने में, मतलब पहले मुझे कोई लाइट के चांदने में या वैसा कोई दिक्कत नहीं आती थी, और दिन में मुझे कोई परेशानी नहीं थी। अब जैसे जैसे मतलब ये समय बढ़ता गया, मैंने आंख बनवाई भी है, लेकिन बनने के बाद भी कोई फर्क नहीं है। जी जी। तो अब मुझे ऐसा है कि मैं मोबाइल में नंबर देख लेता हूँ और थोड़ा घना जो देख लेता हूँ, बाकी दिन पर दिन जो है आई साइड मेरी गिरती जा रही है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो पाएगा। देखिए, जिस हिसाब जो आपने प्रॉब्लम बताई वो रतौंधी की प्रॉब्लम है, नाइट ब्लाइंडनेस की। तो इसके अंदर कॉमन कॉज जो हमारे यहाँ होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा करके एक बीमारी होती है, उसमें होता है। इसमें ये रहता है कि लाइट में दिन में रोशनी अच्छी होती है, और जैसे आपने बताया रात के समय प्रॉब्लम होती है। जो इसके सिम्टम होते हैं यूजुअली जो शुरुआत होती है प्रॉब्लम होने की, वो आपको 10 से 12 साल की उम्र में या 5 से 8 साल की उम्र में शुरू होती है, और जो आपके मैक्सिमम सिम्टम हैं वो 30-35 तक आ जाते हैं। उसके बाद आपकी रोशनी काफ़ी कम हो जाती है। मोतिया भी इसमें कॉमन होता है, मोतिया का आपने इलाज करा लिया, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें आपकी आंख की नस जो है, जैसे पहले श्रोता थे अगर उनके बारे में आपने सुना होगा उनकी टॉक, आंख की नस इसमें सूख जाती है। तो इसमें जब आंख की नस सूख जाती है तो उसमें फिर वापस रोशनी लाना थोड़े लिए हमारे लिए कठिन है। इसका हमारे पास कोई ऐसा अभी इलाज नहीं पड़ा, और पर्दे के जो इसमें सेल होते हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इसकी अभी रिसर्च चल रहा है, स्टेम सेल थेरेपी करके होती है, वो कई जगह ट्रायल बेसिस पर है, बट फिलहाल अभी हमारे पास इसका कोई श्योर शॉट इलाज नहीं है। बट आप वो मत होइए, परेशान मत होइए, इसका रिसर्च चल रहा है। और दूसरी सलाह मेरे को आपके ये रहेगी, आपने कॉल किया है तो हम आपको कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि आपके जो घर में परिवार में आपके बच्चे हैं उनकी आप स्क्रीनिंग ज़रूर कराइए, क्योंकि कई बार ये फैमिली में रन करती है, परिवार में रन करती है। तो बच्चों की स्क्रीनिंग अगर हम टाइम से कर लें तो आगे हम उनको वर्क रिलेटेड काउंसलिंग और मैरिज की काउंसलिंग ये सब कर सकते हैं, जिससे कि हम उनको वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम कम हो और थोड़ी सी उनके परिवार में प्रॉब्लम कम हो, ये कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अपने बच्चों की बात की, यंगस्टर्स की बात की, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट हो, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। सीधा प्रभाव आंख पर? जी बिल्कुल, इसमें आंख पे प्रभाव रहता है, आपके नेक पे प्रभाव रहता है, आपकी अपर बॉडी की मसल्स पे प्रभाव रहता है। तो अनफॉर्चुनेटली काम, पढ़ाई सब कंप्यूटर और मोबाइल डिपेंडेंट हो गई है। हमारी ओपीडी में हम देखते हैं कि आजकल हमारे 80% के अराउंड ओपीडी जो होती है ड्राइनेस के लिए ही होती है जी। लोगों को फटीग होने लगता है, वो करता है। तो मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि देखिए, आप काम करिए, मैं काम से मना नहीं कर रहा, लेकिन जो आपकी नॉन एसेंशियल एक्टिविटी है उसको थोड़ा आप रेगुलेट करिए। अगर आप अपना देखिए, काम तो नहीं छोड़ सकते, बट हम बाकी टाइम अपना थोड़ा स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप। और अगर फिर भी हम करना चाहते हैं तो उसको रेगुलेट रखें, उसके आवर्स कम कर दीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए। जैसे हम लगातार स्क्रीन पे बैठे हैं, ब्लिंक करिए आंख। एक 20-20-20 रूल होता है कि हर 20 मिनट में आप 20 सेकंड के लिए कहीं 20 फीट दूर चीज को देखिए। अच्छा। तो ब्रेक्स लीजिए, बीच में आधे घंटे में आंख बंद कर ली 1 मिनट के लिए, रूम में टहल लिया थोड़ा ब्रेक लेके। और जो अपनी सीट्स हैं, कुर्सियां हैं, थोड़ी बेटर पोस्चर वाली आती हैं, तो वो आप ऑर्थो वालों से कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी जो स्क्रीन है उसका जो लेवल है अपनी आई के ऊपर ना रखकर, क्योंकि अगर हम ऊपर रखते हैं तो हम ऊपर देखेंगे तो हमारी आई और वाइड ओपन होगी, तो जो टीयर्स का इवेपोरेशन है वो ज्यादा होगा। तो उसको या तो लेवल पे रखें या थोड़ा नीचे रखिए, जिससे आंख थोड़ी कम खुले, थोड़ा इवेपोरेशन कम हो। और ये सब मेजर्स कर सकते हैं। आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट्स आते हैं, वो यूज करिए। बट बेसिकली लाइफस्टाइल अगर इसमें मॉडिफाई करेंगे
तो आपको बहुत हेल्प होगा। अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा रेगुलेट करेंगे, बहुत हेल्प होगा। ये जो ड्राई आइज की आप बात कर रहे हैं सिम्टम की, इससे हेल्प मिलेगी, इसमें बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, रेडियो डॉक्टर में जरूर जुड़िए। आज हमारे साथ डॉक्टर अनुराग नरूला है। हम बात कर रहे हैं आंखों की, आपकी आंखों की, हमारे आंखों की। लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो आगे चलकर ब्लाइंडनेस का रूप धारण कर सकते हैं। देश मना रहा है ब्लाइंडनेस वीक का प्रिवेंशन, उस पर जागरूकता। मैसेज भेजा है मनोहर जी ने गाजियाबाद से कि दोनों आंखों में काला मोतिया का ऑपरेशन हो चुका है, तो अब क्या आंखों में काजल डाल सकते हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल इन्होंने लिखा है, और जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ है, आंखें स्वस्थ है, क्या काजल डाल सकते हैं? जी देखिए, अगर आपका ऑपरेशन हुए हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो बेशक आप काजल डालिए। कोई भी डॉक्टर मना नहीं करते इसके लिए, बस हम यही कहते हैं पर्याप्त मात्रा में डालिए, बहुत ज़्यादा मत लगाइए, कहीं वो आंख के अंदर जाके इरिटेशन ना करे। और किसी ब्रांड से कई लोगों को एलर्जी होती है, तो कई हाइपो एलर्जिक ब्रांड्स भी आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मत डालिए। नॉर्मल मात्रा में लगा सकते हैं। अगर हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे कहा गया ना, हर क्षेत्र में अति सर्वत्र वर्जित। जी, ज्यादा किसी भी चीज की हद नहीं होनी चाहिए। जी। अच्छा ठीक है, विजय कुमार जी नामदेव जी लिखते हैं और ये कहते हैं कि काला मोतिया के कारण चली गई इनकी रोशनी, तो क्या इसका कोई इलाज है कहीं पर? और फिर से दिखाना चाहता हूँ, पूरी लाइफ रुक गई है इसके लिए, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। विजय कुमार जी जैसे पहले एक और श्रोता थे, मैं बार वही रिपीट करूंगा कि जब एक बार नस चली जाती है, पूरी सूख जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। मैंने टेस्ट बताया था, VEP करके टेस्ट होता है। अगर उसमें नस में कोई ताकत पड़ी है, या हमारे 1-2 टेस्ट और होते हैं, वो करके देखते हैं। तो कई बार हम अगर थोड़ी सी फील्ड ऑफ विजन बचा पाएँ ऑपरेशन से या दवाइयों से, वो हम कर सकते हैं। और दूसरा मैसेज सब काले मोतिये के मरीजों को है, अगर बाय चांस उनका रोशनी बहुत गिर चुका है, नहीं आ सकता, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना आसपास में दिखाइए और अपने बच्चों की ज़रूर स्क्रीनिंग कराइए। बिकॉज काला मोतिया फैमिली में रन करता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि जो प्रॉब्लम उनको हुई वो बच्चों में हो या सब्सिक्वेंट जनरेशन में हो, और स्क्रीनिंग टाइम से होके ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। प्लीज अपना सवाल बताइए। बहादुर से बोल रहा, छोटू सा। जी छोटू जी बताइए। जी मेरा आँख चला गया था 2017 में डेंगू से। चला गया था मतलब रोशनी नहीं है उसमें कुछ भी? नहीं, रोशनी नहीं है। एम्स में इलाज करवाया था 1 महीना। जी। डॉक्टर जवाब दे दिया, मेरा आँख हो जाए, नस खुल जाएगा। नहीं, देखिए, अगर डॉक्टर ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होगी कि उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। वो कई बार डेंगू में ऐसा होता है कि जब प्लेटलेट काउंट, जो खून रोकने का पदार्थ होता है, उसका काउंट बहुत लो हो जाता है, तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो उससे कई बार प्लेट गिर गया था, ज़रा प्लेट गिर गया था। हाँ जी, तो वो आंख के पर्दे में खून आ जाता है, आंख के अंदर खून आ जाता है, उस कारण डैमेज ज़्यादा हो जाता है, जिसके रिकवरी होना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता है। तो अभी आप एक बार चेक तो करवा सकते हैं, और 1% अगर इसमें हम कुछ ना कर पाएँ और आंख दिखने में थोड़ी सी खराब लग रही है, तो आप उसकी जगह पत्थर की आंख लगवा सकते हैं। उसमें रोशनी नहीं होगी, बट वो दिखने में ठीक लगती है, तो वो आप करवा सकते हैं। बाकी एक बार आके अपना चेकअप करवा लीजिए। अगर डॉक्टर कोशिश करके देख लेंगे, अगर कुछ भी हो सके बिना देखे वो बताना हमारे लिए भी मुश्किल होगा। अगर एम्स में इलाज करवाया था, 1 महीना पूरा इलाज चला। जी, अगर वो देखिए उन्होंने जवाब दे दिया था, तो मुश्किल ही है इस समय भी कुछ करना। फिर कई बार होता है ना डॉक्टर अनुराग की आस बंधी रहती है। जी। दूसरी बात ये कि इतना एडवांसमेंट होता रहता है मेडिकल रिसर्च में, स्टेट ऑफ द आर्ट सारी चीजें आती हैं, तो शायद कहीं कोई रोशनी की बिल्कुल स्टेम सेल थेरेपी वगैरह मैंने बताया चल रहा है इसका, बट इतना अभी मतलब हमारे पास अभी इतना उसका हुआ नहीं है डेटा कलेक्ट जो हम ह्यूमंस में वगैरह यूज कर पाए। बट बिल्कुल आगे आने वाले टाइम में 5-10 साल में डेफिनेटली हम देखेंगे कि ऐसी बीमारियों का भी इलाज पॉसिबल हो पाएगा। ओके, कमिंग टू कैटरैक्ट का जो प्रॉब्लम है, ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को होता है, एंड एज रिलेटेड भी है। इसके बारे में और जानकारी अगर श्रोताओं तक पहुंचा दें आप तो। जी, तो कैटरैक्ट कॉमन जो भाषा में जो सफ़ेद मोतिया होता है या मोतिया नॉर्मल बोलते हैं, तो वो कैटरैक्ट ही होता है। ये एज रिलेटेड होता है। यूजली ये बीमारी ना होकर एक हमारा फिजियोलॉजिकल एज रिलेटेड चेंज होता है। देखिए, जैसे उम्र के साथ हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे हमारा लेंस जो ट्रांसपेरेंट होता है वो धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है, ओपेक होने लगता है, तो इसको हम कैटरैक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं। यूजली ये एज रिलेटेड होता है, 50-60 के बाद ही दिखाई देता है, बट आजकल हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस के कारण, पोल्यूशन के कारण,
डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बढ़ने के कारण हमें यंगर जनरेशन में भी मिलने लगा है। चोट के कारण भी कैटरैक्ट हो सकता है। अच्छा। तो आजकल हमारे पास जैसे बोलते थे कि ओल्ड एज में ही कैटरैक्ट होता है, इवन यंगर पेशेंट्स बिकॉज ऑफ डायबिटीज, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, ये सब कैटरैक्ट के साथ आ रहे हैं हमारे पास। तो इसमें बस हमें पेशेंट को ये देखना होता है कि कितना अमाउंट ऑफ कैटरैक्ट है। हर कैटरैक्ट को आपको ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं है। कई बार पेशेंट को थोड़ा बहुत कैटरैक्ट होता है तो उससे पेशेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ विजन अच्छी होती है। तो उसमें हम जो भगवान ने नेचुरल लेंस दिया है वो उसका तो कभी भी ह्यूमन बीइंग्स टक्कर नहीं दे सकते। बट अगर पेशेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी विजन की अच्छी है तो हम उनको बोलते हैं बस आप फॉलोअप पे रहिए। बाकी अगर पेशेंट को लगता है नहीं उसको डे टू डे एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, और सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि रात को ड्राइविंग करते हुए ग्लेयर लगना, या धूप में निकलते हुए धुंधला दिखना, चीज़ें फटी हुई दिखाई देना, जो भी कोई एक लाइट पे देख रहे हैं तो उनको रेनबो दिखाई देना, अलग अलग रंग दिखना, तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं कैटरैक्ट के। तो अगर पेशेंट को डे टू डे एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, ग्लास नंबर फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, तो उनको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। सर्जरी सिंपल होती है, आजकल कॉमन प्रोसीजर ऑफ फेको होता है, उसमें लेंस डालते हैं, एंड रिकवरी एंड सर्जरी बहुत ही अच्छी है, एंड रिजल्ट्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं इसके। And it's easily available in most of the hospitals. Yeah, in most of the hospitals it's easily available. सारे सरकारी, most of the private hospitals, everyone has this facility, and the surgery, all the eye surgeons are trained in this surgery. जी. So सब जगह possible है. All right, आनंद, आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका आनंद, बताइए। धन्यवाद जी। मैं एक चीज जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब से। जी जी जी। हमारे नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनको ग्लूकोमा है पिछले 10 साल से। जी ठीक है, उनको बहुत बाद में पता चला डॉक्टर साहब, लेकिन एक आंख तो बिल्कुल उनका डैमेज हो गया, दूसरे आंख में 70% रोशनी जा चुकी है। जी। डॉक्टर के देख रेख में है। जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या जैसे आई ट्रांसप्लांट होता है, जैसे कोई अगर डोनेट कर रहा है, तो क्या इन ग्लूकोमा पेशेंट के लिए कोई ऑप्शन बचा है? अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास जो नर्व ट्रांसप्लांट का है उसका ऑप्शन नहीं आया। तो मेरी सलाह यही रहेगी, डॉक्टर के देख रेख में रखिए उनको। कुछ काफी सारी आई ड्रॉप्स चल रही होंगी ग्लूकोमा की, प्रेशर कंट्रोल, तो वो जैसे आप अपना खाना खाते हैं दिन में सुबह शाम, वैसे ही डॉक्टर ने बता रखा हो, कोई दवाई सुबह शाम की होगी, कोई रात की होगी, तो बस उसको रेगुलर फॉलो करिए, अपने रेगुलर फॉलोअप में रखिए, उनका प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में रखिए, तो उनकी वहीं पर बीमारी स्थगित रहेगी, बढ़ेगी नहीं आगे, और वो अपनी आगे की लाइफ अच्छे से निकाल पाएंगे। और आपके ब्रदर हैं तो आप भी अपना एक बार ग्लूकोमा चेकअप करवाएं। मैं हमेशा हर साल में करीब 2 बार चेकअप करा ही रहा हूँ। दिल्ली में रहता हूँ तो मैं करा लेता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। जी जी। तो इनमें कोई मतलब उनकी वाइफ कहती है कि इनको दिखता नहीं तो मैं एक आंख अपना दे दूं, ऐसा कुछ नहीं है? अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं। वो पुतली की बीमारियां होती है ना, उसमें नेत्रदान का करते हैं, जिनमें पुतली की दिक्कत होती है उनमें करते हैं। वो भी हम ऐसे नहीं कि किसी रिश्तेदार जो जीवित रिश्तेदार है उनका ले लें, तो ऐसे नहीं कर सकते। नहीं ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा कार्यक्रम है आपका। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। और रेडियो डॉक्टर में आप भी जुड़िए। आज हम बात कर रहे हैं जागरूकता के तौर पे कि ब्लाइंडनेस को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कितनी जानकारी सही और सटीक आप तक पहुंचे। इसलिए हमारे साथ सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर, आई सर्जन डॉक्टर अनुराग नरोला आए हुए हैं। डॉक्टर अनुराग, इसमें एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आया है, हालांकि इट्स नॉट वेरी क्लियर इट सीम्स, बट अनूप कुमार झारखंड से लिखते हैं 54 years, BP, sugar, short-sightedness since last 19 years. Please tell allergy relief or even cure such as burns. मतलब कुछ एलर्जी रिलीफ, एलर्जी होती होगी जी जी, तो उसकी आई थिंक एक तो ये इनको पास का कम दिख रहा होगा, शायद उन्होंने कंफ्यूज हो गए होंगे शॉर्ट साइड में। जी 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 जी, तो नहीं, वो टर्मिनोलॉजी में शायद कंफ्यूज हो गए होंगे। तो एक तो आप पास का अपना चश्मा लीजिए, 40 के आसपास, 40 के बाद आपको यूजुअली पास के चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जो सारे श्रोता सुन रहे हैं 40-45 के आसपास अपना एक तो रीडिंग का नंबर चेक करा लिया करें। ये एज रिलेटेड चेंज होता है जिसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। आंख की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो पास का चश्मा उनको लगाना पड़ता है। दूसरा, बीपी शुगर बता रहे हैं वो, तो बीपी शुगर के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया, सालाना एक बार अपने पर्दे का चेकअप कराएंगे। और शुगर वाले मरीजों में मोतिया भी थोड़ा जल्दी होता है तो उसकी भी अपनी स्क्रीनिंग करवा लीजिए। और जो लास्ट चीज़ बोली उन्होंने, एलर्जी आना, तो ये हम देखते हैं ये इस मौसम में, खासकर गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी, जो सीज़न चेंज वाले में होता है, तो बहुत सारे पेशेंट को थोड़ा ये एलर्जी की रहती है प्रॉब्लम, आंखों में एलर्जी, चेहरे पे एलर्जी, पानी आना, खुजली होना। तो इसके आप जब भी पास में कोई डॉक्टर होंगे उनको दिखाएंगे तो वो आपको कॉमन मेडिसिन लिख सकते हैं जिसको आप डाल के इस प्रॉब्लम से ले सकते हैं।
ऑल राइट, आपके सवालों का सिलसिला लगातार बना हुआ है और बहुत ही डिटेल तरीके से वो दवाई का नाम भी पूछ रहे हैं। वो तो आवश्यक, मतलब वो डॉक्टर के पास जाकर के ही होगा, बिल्कुल, बट एक बेसिक जानकारी और एक जो क्या करना चाहिए, एक दिशा, वो हम प्रयास करते हैं कि आप तक पहुंचे। डॉक्टर साहब, आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात की थी, इसके बारे में हमारी जानकारी में इजाफा कीजिए। देखिए, क्या होता है कि जो शुगर के मरीज हैं तो उनके अंदर जो आँखों की छोटी वेसल्स होती हैं पर्दे में, रेटिना में, जो रेटिना हमारा अंदर की लेयर होती है उसमें वेसल्स, और वैसे भी जो आँखों में बाकी वेसल्स भी होती हैं वो इफेक्ट होती हैं। तो ये वेसल्स धीरे धीरे बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड शुगर या बिकॉज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, अगर लंबे समय तक है तो इनमें बदलाव आने लगता है। तो ये नसों से कई बार खून लीक हो सकता है, पर्दा उखड़ने का डर रहता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे लिए, बिकॉज इंडिया अब डायबिटीज़ कैपिटल भी है वर्ल्ड की। तो इसीलिए हम सारे डायबिटिक्स को बोलते हैं कि अगर वो टाइमली अपना आई की स्क्रीनिंग करा लेंगे, एक तरीके से हम आपके आंख का पर्दा देख के ये भी बता सकते हैं कि आपकी शुगर का कंट्रोल कैसा चल रहा है। तो ये दिस गोज बोथ वेज कि हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और मेडिसिन वालों की भी हेल्प कर सकते हैं, मेडिसिन वाले हमारी भी कर सकते हैं। तो अगर आपके आंख के पर्दे में शुगर के बदलाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से हम ये इंडिकेशन है कि आपका शुगर ठीक नहीं रह रहा। तो एक तो हम ये सलाह दे सकते हैं कि आप फटाफट जाइए शुगर वालों के पास और अपनी शुगर की जांच करवाइए और लीजिए। कई मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको शुगर की हिस्ट्री नहीं है, हम पर्दा देख के बोलते हैं नहीं आप चेक कराइए, शुगर निकलेगी, तो उनकी निकलती है। जहाँ तक रेटिनोपैथी का सवाल है, तो अगर हम इसको शुरू में डायग्नोज कर लें तो कई बार सिर्फ शुगर के कंट्रोल से ही इसको प्रोग्रेशन इसका रोक सकते हैं। सीरियस समस्याएं जैसे खून आना, पर्दा उखड़ना को हम काबू में ला सकते हैं। और अगर हम रेटिनोपैथी जल्दी कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे पास बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे लेज़र करना और आंख में इंजेक्शन लगाना। इससे जो परमानेंट विजन लॉस है जो मरीजों का इन बीमारियों में होता है वो नहीं होगा। ये जो आपने कहा कि जो चेंजेस होते हैं पर्दे के, वो तो एक डॉक्टर ही पहचान सकता है ना? जी। सो ये ना प्रयास करें कि खुद उसको देखने नहीं, लेकिन मरीज आपके पास ये आ सकता है कि मेरे को धुंधला दिख रहा है, मेरी शुगर बढ़ गई थी बीच में, बढ़ने के बाद एकदम से मेरी आंख की रोशनी घटी, तो ये सारे आपको बताता है कि शायद डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण ही हो सकता है। ऑल राइट, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो जी। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे ग्लूकोमा की बीमारी में कौन कौन चेकअप होता है और आसानी से कहाँ हो जाता है? ग्लूकोमा के चेकअप में कौन कौन सा चेकअप होता है और आसानी से हो जाता है कि जो आसानी से चेकअप जो आप पेरिफेरल सेंटर पे भी करा सकते हैं, उनमें एक तो आपकी विजन, जो आपकी बेसिक रोशनी है आंखों का, चश्मे का नंबर, वो जरूरी रहता है देखने के लिए कि ग्लूकोमा का प्रोग्रेशन कैसा है और आपकी रोशनी कैसे डिस्टर्ब हो रही है। और आंख का प्रेशर कहीं भी छोटे से लेके बड़े सेंटर में आराम से हो सकता है, तो एक अपना आंख का बेसिक प्रेशर भी करा सकते हैं। और पर्दे का चेकअप, दवाई डाल के देखना, क्योंकि ग्लूकोमा आपकी आंख की नस को इफेक्ट करता है, तो आपके पर्दे का चेकअप। कई बार ये होता है कि प्रेशर वगैरह नॉर्मल रहता है, बट पर्दा हमें बताता है कि आपका ग्लूकोमा हो सकता है। उसके बाद फिर हम स्पेशलाइज टेस्ट करा सकते हैं अगर ज़रूरत लगे हमें तो एक पर्दा, एक आंख का प्रेशर और एक आपकी रोशनी, ये 3 बेसिक चेकअप हैं जो आप कहीं भी चेक करा सकते हैं। ये हमारी रोशनी पूरी चली गई है और हमको चश्मा कभी लगा ही नहीं, और 55-60 साल की एज है, कभी हमको कोई आंख में तकलीफ भी नहीं हुई। जी, आपकी आंख में तकलीफ नहीं है और रोशनी चली गई है? कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, आज तक 60 साल हो गया और धीरे धीरे चली गई। बहुत इलाज कराया, वही बताया कि ग्लूकोमा की वजह से आपकी नस सूख गई। जी, देखिए तभी तो ग्लूकोमा इस हफ्ते का हमारा मतलब हम चाहते हैं लोगों के प्रति, अनफॉर्चुनेटली आप में तो ऑलरेडी जा चुकी है, बट लोगों के प्रति जो जागरूकता बने वो ग्लूकोमा को लेके इसलिए बने क्योंकि ग्लूकोमा को हम कहते हैं साइलेंट किलर। ये चोर की तरह आता है धीरे से और रोशनी लेके चले जाता है। इसमें कई बार पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने बताया, धीरे धीरे रोशनी घटने लगती है, पता नहीं चलता, और जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई होती है। फूलपुर आजमगढ़ से बोल रहे हैं और हमें नजदीक में हमारे कहाँ से ग्लूकोमा का पोर्टल चेक हो जाएगा? पास में आजमगढ़ में देखिए, यूपी में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है जहां आप जाके अपना चेकअप करा सकते हैं। और किसी भी अच्छे अस्पताल के आई डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां बेसिक ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग का टेस्ट हो जाएगा। और इसी पॉइंट पर सब श्रोताओं से ये भी मेरी है कि जो 40 क्रॉस कर चुके हैं वो अपना एनुअल चेकअप ज़रूर करवा ले, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा ग्लूकोमा का रिस्क बढ़ जाता है। तो साल में एक बार अपने लिए अगर आप आधा घंटा निकाल रहे हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है।
ऑल राइट, इस जागरूकता के अभियान में आकाशवाणी बिल्कुल संग संग चल रहा है और इसीलिए आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं हाउ टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस, और इस पे एक अवेयरनेस वीक जो चल रही है पूरे देश में, उसके साथ हम रेडियो डॉक्टर में भी ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आए हैं। मेरा नाम है शैली भाषांजलि। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। बहुत स्वागत है आप सभी का रेडियो डॉक्टर में। एक बार फिर आज हम बात कर रहे हैं ब्लाइंडनेस वीक अवेयरनेस के बारे में, और इस वक्त डॉक्टर अनुराग हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम सुगांत जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर, मेरा 8 साल पहले काला मोती का ऑपरेशन हुआ था जी। तो सर मेरे को तब से प्रेशर नहीं बढ़ता है, तो राइट साइड वाला जो है उसमें तो 1% है और लेफ्ट साइड वाला में 1.5 करीब है, लेकिन देखने में तो सब कुछ होता है, लेकिन मैं किसी को चेहरा साफ नहीं देख पाता हूँ सर। जी जी। इसके लिए क्या किया जाए? चश्मा का कोई है? हाँ, एक तो आप अपना चश्मा चेक कराइए, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऑपरेशन के बाद आपका प्रेशर कंट्रोल में है, तो फर्दर आपकी आंख की नस को डैमेज नहीं होगा। ऑपरेशन मेनली कराते ही। हाँ जी, बताइए। डैमेज तो है नहीं, फर्दर डैमेज नहीं होगा अगर प्रेशर कंट्रोल रहता है। हमारा ऑपरेशन करने का उद्देश्य यही होता है कि आपका प्रेशर ना बढ़े फर्दर, या दवाइयों पे अगर कंट्रोल नहीं हो रहा या दवाइयाँ हमें कम करानी है, तो इसीलिए हम ऑपरेशन करते हैं। एक तो आप अपना चश्मे का नंबर चेक करवाइए, और दूसरा एक बार पर्दे में जो देखने की जगह होती है जिसको हम मैक्युला कहते हैं, उसकी भी एक बार डॉक्टर से जांच कराइए। कई बार सिर्फ ग्लोकोमा के कारण नहीं, मोतिया और पर्दे की दिक्कत के कारण भी आपकी रोशनी अफेक्ट हो सकती है, तो ये चेकअप भी जरूर करवाइए। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। पूरे देश से जुड़ता है आकाशवाणी, गांव, गली, कूचे, शहर जी। और बड़े शहरों सब जगह से कॉल्स आती हैं। उद्देश्य ये है कि आपका जो सवाल है उसका उत्तर मिलना चाहिए, और एक ये सवाल इधर आया हुआ है राजू जी का, आजमगढ़ से, पलहनी उत्तर प्रदेश से, कि नजदीक से धुंधला दिखाई पड़ता है, क्या मैं कौन सी जांच कराऊं सर? जी, सिर्फ अगर नजदीक से दिख रहा है, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, जो 40 साल से उम्र जिनकी ऊपर होती है तो उनकी आंख की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो उनको पास का चश्मा लगाने की जरूरत होती है। केवल अपना चश्मे का चेकअप करवाइए, और एक बेसिक पर्दे का चेकअप आई सर्जन के पास जाके करवा सकते हैं। ऑल राइट, और इससे पहले हमने बहुत सारे कंडीशंस की बात की, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में, ड्राई आइज के बारे में, जो आई थिंक इट्स वेरी कॉमन, ये जो समस्या है ये क्यों हो जाती है? आपने कुछ कारणों पर प्रकाश तो जरूर डाला था, लेकिन इस पे क्या और हो चर्चा करनी चाहिए हमारे श्रोताओं के लिए? देखिए, ड्राई आई आजकल जो हम ओपीडी में देखते हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। तो बच्चे से लेके बूढ़े सभी फोन पे रहते हैं, सब, कईयों का काम फोन पर है, कईयों का काम लैपटॉप पे है, कईयों का काम टीवी पर है। स्क्रीन टाइम सबका बहुत बढ़ गया है, एंटरटेनमेंट के लिए भी, वर्क के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी। तो ये बहुत कॉमन कारण है, बहुत सारी वजह से होता है। एक, आपके आंसुओं की बनावट ना हो रही हो, आंसू ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो रहे हो, आप आंखें कवर अच्छे से ना कर रहे हो, ब्लिंक फ्रीक्वेंटली ना कर रहे हो। हमारे पास जो पेशेंट सिम्टम लेकर आते हैं, आंखों में थकावट, भारीपन, चुभन, जलन, सारा टाइम नींद आना, थकावट रहना, दिखना नहीं क्लियरली, तो ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। इसमें वेरिड सिम्टम्स होते हैं। लोगों की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है इससे, बहुत परेशान रहते हैं, खासकर यंगर जनरेशन जो आईटी सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ना। एक तो आप अपना स्क्रीन टाइम रेगुलेट करिए, जैसे पहले बताया, कंप्यूटर को 1 हाथ की दूरी पे रखिए, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए। 0 नंबर के ग्लासेस भी उपलब्ध होते हैं, जिनको चश्मा नहीं है तो वो 0 नंबर के ARC ग्लासेस या ब्लू फिल्टर ग्लासेस लगा सकते हैं। कुछ ओवर द काउंटर लुब्रिकेंट्स अवेलेबल रहते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। हेल्दी खाइए, विटामिन A रिच फूड्स खाइए, थोड़ी अपनी डाइट बेटर करिए, अपना आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर टाइम बढ़ाएं, घर आके एटलीस्ट थोड़ा मोबाइल कंप्यूटर से दूर रहें, थोड़ा अपने को स्क्रीन फ्री टाइम दीजिए। सो ये सारे अगर आप चीज़ें करेंगे तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बेसिकली मतलब इसका कोई ड्रॉप्स डालते रहो, ऐसा कोई ड्रॉप्स इलाज भी ऐसा नहीं हमारे है? पास अवेलेबल हैं, बहुत सारी ड्रॉप्स। तो यूजुअली जो हम लॉन्ग टाइम ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं मरीजों को, वो प्रिजर्वेटिव फ्री वाली होती हैं, एंड पेशेंट बिल्कुल डेफिनेटली डाल सकते हैं, लंबे समय के लिए भी डाल सकते हैं। बट हमारी सलाह यही रहती है पेशेंट्स को कि जितना ज़्यादा ड्रॉप्स पे कम, दवाइयों पे कम, और अपनी लाइफस्टाइल से इस बीमारी पे कब्जा पा पाए, काबू पा पाए, वो बेटर रहेगा। वो रिवर्स हो जाता है, ड्राई आइज बिकम्स हाँ, ड्राई आई का देखिए, जो
कारण है आपका ये स्क्रीन टाइम ही ज़्यादा है। जी। तो अगर आप ये सब कट डाउन करेंगे तो जो इवेपोरेटेड, मतलब जिसकी वजह से आपके आंसुओं की इवेपोरेशन हो रही है, जो आंसू ज़्यादा देर तक ठहर नहीं रहे, ज़्यादा देर तक मतलब आपकी पलक झपका नहीं रहे, आपकी नॉर्मल टीयर फिल्म ब्रेकअप हो रही है, सो ये सारे कारण तो आपके रुक जाएंगे। तो ये सारे आपके स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने से चले जाएंगे। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर ओम प्रकाश जी हमारे एक श्रोता हैं एंड 83 इयर्स ओल्ड हैं, और इन्होंने अपना एक लंबा सवाल आपके लिए दिया है, और इन्होंने कहा है कि दोनों आंखों में सफेद मोतिया है, और इनके डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा और बताया कि इनकी पुतली नहीं फैलती, और इसलिए ऑपरेशन के बाद चश्मा लगाना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, और मोतिया भी ऑलमोस्ट 40% है, और दैनिक काम में कठिनाई नहीं है, वर्तमान नंबर से काम चल रहा है, इसलिए ऑपरेशन नहीं कराओ, ऐसा इनके डॉक्टर ने कहा, और कुछ प्रिस्क्राइब किया ड्रॉप्स। अब नहीं ऑपरेशन कराने से हानि तो नहीं होगी? ओम प्रकाश जी पूछते हैं। देखिए ओम प्रकाश जी, अगर डॉक्टर ने एडवाइस करा है तो कुछ सोच के ही करा होगा, लेकिन अगर आपकी क्वालिटी ऑफ विजन, आपकी डे टू डे एक्टिविटी इस मोतिये से इफेक्ट हो रही है, जितना आपको मोतिया, देखिए सबसे, मैं उस समय सफ़ेद मोतिये के बारे में जब बता रहा था तो एक चीज़ कहना भूल गया था। पहले जमाने में जैसे बोलते थे कि सफ़ेद मोतिये को पकने दें तभी ऑपरेशन कराएं, आजकल वो कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि पहले टाँकों वाला ऑपरेशन होता था तो हम पकने का इंतज़ार करते थे। तो आजकल जब भी मरीज़ को, चाहे वो पका हो, चाहे कच्चा हो, चाहे 10% हो, चाहे 100% हो, लेकिन जब भी मरीज़ को, खुद मरीज़ को डे टू डे एक्टिविटी में प्रॉब्लम होने लगती है, वो खुश नहीं रहता अपनी रोशनी से, क्वांटिटी से या क्वालिटी से, तो वो ऑपरेशन करा सकता है। तो अगर आप इस स्थिति में जितना मोतिया है उससे आप खुश नहीं हैं, आपको दिन में सफाई, रोशनी में सफाई नहीं है, डेली एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, चश्मे आपके फ्रीक्वेंटली बदलने पड़ रहे हैं, तो आप ऑपरेशन करवाएं। इनफैक्ट अगर आपकी पुतली कम फैलती है और मोतिया अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पक जाएगा, तो भी ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप एक बार डॉक्टर से और बोलिए, ओपिनियन लीजिए, उन्हीं से लीजिए या किसी और से भी एक बार ले सकते हैं कि आप जो जितना मोतिया है उस रोशनी से खुश नहीं है। अगर खुश नहीं है तो डेफिनेटली आप ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। उसको ज़्यादा पकाएंगे तो छोटी पुतली के साथ ऑपरेशन में और दिक्कत आ सकती है। बाकी जो उन्होंने दवाइयाँ जो आपको लिखी है उसका हम नाम नहीं लेंगे, बट उन्होंने बेसिकली आपको एक प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दवाई लिखी है। तो वो जो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दवाई है इसलिए भी लिखी है, कई बार सफ़ेद मोतिया के साथ साथ काला मोतिया भी हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने लिखी है। तो मेरी वही आपको राय है कि आप जाकर एक बार उनसे, अगर ऑपरेशन, इसको ज़्यादा मत पकाइए और ऑपरेशन टाइमली करवा लें तो बेहतर रहेगा। ओके, आई होप ओम प्रकाश जी तक ये बात पहुंच गई होगी। फिलहाल आदि खान बागपत से लिखते हैं, ये कहते हैं कि आंखों में लेंस लगी है, फिर भी कम नजर आता है, आदमी का चेहरा दिखाई नहीं देता, मेरी आंखों में क्या कमी हो सकती है? देखिए, अगर आंखों में लेंस लगी है तो कई बार लेंस के बावजूद भी, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में कि अगर लेंस लग गई है तो चश्मे की ज़रूरत नहीं है। एक तो जो हम नॉर्मली लेंस यूज़ करते हैं मोतिये के बाद, उनमें जो नॉर्मल होती हैं वो दूर के लिए होती हैं, पास के लिए नंबर आता ही आता है, और कई बार दूर के लिए भी थोड़ा बहुत आपको नंबर आ सकता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बेसिकली हमारा ये वो एम रहता है सर्जरी के बाद कि बिना चश्मे या चश्मे के साथ आपकी रोशनी बहुत अच्छी रहे। तो ये घबराइए मत कि अगर आपका ऑपरेशन के बाद भी चश्मे का नंबर आ रहा है तो उसमें कोई गलती हुई है या कुछ हुई है, कई बार नंबर आ जाता है। दूसरी चीज़, आपका लेंस के बाद भी अगर आपको चश्मे के बावजूद भी कम दिख रहा है तो एक बार अपना पर्दे का चेकअप करवाइए, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ कई बार ऑपरेशन के बाद लेंस के पीछे झिल्ली आ जाती है, तो वो झिल्ली की सफाई करनी पड़ती है, तो वो भी आप चेकअप करवाइए। चलिए हम सुनते हैं सवाल अपने लिसनर का। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्ते। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा थोड़ा ग्लूकोमा से हट के सवाल है, आरबी पेशेंट हूँ मैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब कुछ हमारा भी है आंखों का? जी। पहले भी हमारे पास एक रतौंदी के मरीज का क्वेश्चन आया था। तो देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आरपी की, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की, एज सच अभी मतलब श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि एक तो आप रात का काम जो है वो अपना अवॉइड करें, आप कोई ऐसा काम सिलेक्ट करिए जिसमें रात में ना काम करना पड़े आपको ज़्यादा। दूसरा, ये बोलते हैं कि उनके साथ साथ कभी कभी पर्दे में सूजन आ जाती है, तो अपना पर्दा रेगुलरली चेक करवाया करें। कभी कभी जो रतौंदी के मरीज होते हैं उनको मोतिया भी जल्दी डेवलप होता है एज कम्पेयर टू अदर मरीज। तो एक बार अपना मोतिये की अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो वो भी आप करा सकते हैं, उनकी थोड़ी सी रोशनी इम्प्रूव होने की संभावना रहती है। जी जी जी। डॉक्टर मैं ये कह रहा था, मेरी एज जो इस टाइम 56 है। जी जी जी। तो अब जो है परेशानी बढ़ती जा रही है बहुत, इतना आँख के आगे ऐसे रहता है जैसे घटा बादल अंधेरा
जो है ना वो रहता दिन में भी जी, तो चलना भी मुश्किल हो गया। अकेला पहले चल जाते थे, चला नहीं जा रहा। तो ऐसी भी कोई नहीं है चीज, कोई डिवाइस वगैरह जिससे क्लियरिटी हो जाए? जी, हमारे पास जितना दिख रहा है वो क्लियर दिख जाए। जी, हमारे पास लो विजन डिवाइसेस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। बट आप जैसे कह रहे हैं बादल सा दिख रहा है, यूजली जो रतौंधी है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, इस उम्र में ज्यादा बढ़ता नहीं है, 40-45 तक आकर स्थगित हो जाता है। तो अगर आपको अभी प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है सफेद मोतिया के कारण हो रही हो, क्योंकि रतौंधी वालों को सफेद मोतिया भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो एक बार पास में डॉक्टर को दिखा के चेक कराइए कहीं आपको सफेद मोतिया तो नहीं हो गया। अगर वो हो गया है, उसका ऑपरेशन करवा लीजिए, उससे आपको काफी फायदा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो है जैसे हम अगर करा लें इसको ये इसका मोतिया का ऑपरेशन जी, तो जैसे हमारा एनडीक्यू सर्टिफिकेट बना उस पर तो कोई इसका वो नहीं होगा? वो रिवैलिडेट होता है, क्योंकि जो पार्ट मोतिये के कारण कम है तो वो आपका वापस ठीक हो जाएगा। तो वो आपको बेहतर है। जो रतौंधी के कारण गया हुआ है वो नहीं चेंज होगा आपका। वो चेंज जी। अच्छा, आपके यहाँ आ जाए डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में? बिल्कुल आ सकते हैं, आप सफदरजंग आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं दिल्ली रहता हूँ ना, दिल्ली। जी, बिल्कुल आ सकते हैं। सरकारी अस्पताल है, सब सुविधा मुफ्त है। जी। कौन से दिन ओपीडी आपकी? सारे दिन होती है। सारे दिन होती है, डॉक्टर उपलब्ध होते हैं जी। ऑल राइट, चूंकि ये पूरा वीक ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन का है और जागरूकता आपने फैलाई इस 1 घंटे के शो में, बहुत सारी जानकारी दी। चलते चलते हमारे लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए 1 घंटा तो बहुत कम है सब कुछ डिस्कस करने के लिए, बट मैं चलते चलते बस इतना ही आपको बोलना चाहूँगा। ये जो वीक की स्थापना हुई थी, ये हुई थी कि मेन जो प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं ब्लाइंडनेस के, जिनको रोका जा सकता है, जिनसे ब्लाइंडनेस कम करी जा सकती है, तो उनको हम करें। तो इसमें मोटा जो सारे कॉज हैं, कैटरैक्ट, चश्मे का नंबर, काला मोतिया, ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ARMD, हमने सब डिस्कस कर लिया। आई नो। अब एक लास्ट सवाल परमिंदर का है, इनसे आप इनका सवाल लेते हैं जल्दी से। सर, मेरी एज इस टाइम 37 ईयर्स है और मेरे पास 2 सवाल हैं आपके लिए। पहला ये है कि मेरा नंबर जो है वो प्लस में है और वो 6.5 तक पहुंच चुका है। मैं चाहती हूँ अपना आइज ऑपरेट करवा लूँ, और इसका कितना सक्सेसफुल होने के चांसेस है, पहली चीज़। और मुझे कब तक ये नंबर वापस आ सकता है, कितनी एज में मुझे वापस आ सकता है, और जिसके चांसेस मुझे लगता है काफ़ी हाई हैं। दूसरे सवाल मेरा ये है कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा 1 पॉइंट नंबर बढ़ गया था। अब मैं दूसरी प्रेगनेंसी में ऑलरेडी जा रही हूँ और मुझे डर है कहीं फिर से नंबर ना बढ़ जाए। इन चीज़ों को प्रिवेंट मैं कैसे करूँ? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही मतलब वैलिड सवाल है जो लोग हमसे पूछते हैं। तो प्रेगनेंसी में यूजली पेशेंट्स का नंबर फ्लक्चुएट करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो घट बढ़ सकता है, बट यूजली आफ्टर प्रेगनेंसी वो स्टेप वापस उसी लेवल पे आ जाता है। बट आप कह रहे हैं जैसे प्रेगनेंसी के बाद आपका बढ़ गया और वो बढ़ा ही रहा, तो यूजली ऐसा नहीं होता। कई मरीजों में जिसमें बीपी शुगर साथ में प्रेगनेंसी में होता है, बढ़ जाता है, तो उनमें कई बार हमने ये चेंज देखते हैं, जब नंबर बढ़ जाए तो वो रहता है और वो फिर ठीक नहीं हो पाता। सर, मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे गेस्टेशनल डायबिटीज बहुत बॉर्डर लाइन पे थी, ऐसा नहीं कि बढ़ गई थी। जी। लेकिन वो वापस नंबर नहीं आया मेरे पास, मेरा पुराना नंबर। पहले मेरा 5 था, 5 से 6 हो गया, और मुझे डर लग रहा है कि सेकंड पे फिर से ना बढ़ जाए और वो उतना ही रहे और मैं ऑपरेट कराने के चक्कर में हूँ, वो हो ही ना पाए। नहीं, देखिए ऑपरेट डेफिनेटली अगर थोड़ी सी भी संभावना होगी बिल्कुल करेंगे, बट उससे पहले आपको अपने ऑपरेशन से पहले कुछ टेस्ट होते हैं। चश्मा हटाने के ऑपरेशन से पहले कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें पुतली की थिकनेस, पुतली का कॉन्टूर और पर्दे की जांच, ये होना जरूरी होता है। तो ये टेस्ट आप करवाइए। प्रेगनेंसी के जहां तक आप रिलेटेड कह रहे हैं, अगर बॉर्डर लाइन भी हो, थोड़ा सा डायबिटीज भी नंबर को फ्लक्चुएट कर सकता है, तो इसीलिए हमें उसका भी ध्यान रखना होता है। और चश्मे का जहां तक आप हटाने का चाहते हैं, बिल्कुल आप ऑपरेशन करा सकते हैं, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। बट ये होता है कि 40 के बाद आपको पास का नंबर आना है, चाहे आप दूर का हटवाएं कि नहीं हटवाएं। तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हुए कि आपको एक टाइप का चश्मा तो पास का लगेगा, अगर आप दूर का हटवा भी लेंगे। आजकल हमारे पास पास का नंबर हटाने का भी सॉफ्टवेयर है, बट वो सिर्फ 1.5 से 1.25 के लिए हमारे पास जो करंट सॉफ्टवेयर है वो है। फ्यूचर में वो भी आ जाएगा उसके आगे। ऑल राइट, डॉक्टर अनुराग नरोला, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने सवालों का जवाब दिया, सफदरजंग हॉस्पिटल से आप आए इतनी व्यस्तता के बावजूद। ही इज द आई सर्जन और इन्होंने आज इतनी ढेर सारी जानकारी आप
तक पहुंचाइए। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। धन्यवाद ऑल इंडिया रेडियो का एंड मैम का। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉक था एंड होपफुली लोगों को थोड़ा सा नॉलेज इस टॉक के बाद बढ़ा होगा। आई एम श्योर बहुत नॉलेज बढ़ा होगा। आशा करते हैं कि ब्लाइंडनेस जैसा जो प्रिवेंटेबल है वो बिल्कुल उस पर जागरूकता फैलती रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।